हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं निबंध को लेकर कि मेरी निबंध की जो एवेल्युएशन हुई है वो किस प्रकार से हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। जो पहला निबंध है वो पूछा गया था महिला सशक्तिकरण अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के संदर्भ में, यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट्स पे ये क्वेश्चन है। एंड दिखाना है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में कैसे महिला सशक्तिकरण को एक तरह से बढ़ावा मिला है और किस प्रकार की महिलाओं की दशा है। तो इनफैक्ट आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे जैसे मैंने रिसेंट वीडियोस में भी कई बातें बोला था कि हम लोग यहाँ पे बीपीएससी या यूपीएससी से रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे सिनॉप्सिस को यहाँ पे या फिर जो भी मेंस के आंसर राइटिंग है, जो इवेल्युएशन कॉपी है उसको देखेंगे। इवन टॉपर्स की कॉपी भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल एनालाइज भी करेंगे और देखेंगे कि उनकी अप्रोच और हमारी अप्रोच में कितने डिफरेंसेस होते हैं, जो कहीं ना कहीं वो एक बाइंडिंग को वो डिस्ट्रैक्ट भी करता है। तो हमें उन चीज़ों पे काम करना है। एंड स्ट्रक्चर फॉर्म में सीखने के लिए हमें अगर मुझसे आप पूछिएगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप किसी से भी सीख सकते हैं, आप कोई छोटा हो बड़ा हो। तो इनफैक्ट हम बात करें तो ये निबंध की इवेल्युएशन मेरी कॉपी हुई है, उस दो निबंध की इवेल्युएशन है। इसमें दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप निबंध यदि लिखने की सोच रहे हैं, आपने अभी प्रारंभ नहीं किया है, तो इनफैक्ट आपके लिए बहुत अच्छा सेशन होगा। एंड आप देखेंगे कि किस तरह के एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट किया जाता है एंड कैसे एक इफ़ेक्टिव ऐसे जो है वो प्रिपेयर होता है। तो आप ज़रूर पैशेंस रखें एंड चैनल को ज़रूर फॉलो कर ले, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट को हम लोग डिटेल्स में एनालाइज करेंगे और आपको मिल भी जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे हेडिंग्स में, तो आपने देख ही लिया। अब मेरी लिखने की जो शैली है, मैंने जो अपना उत्तर आरंभ किया है, आप देखेंगे यहाँ से कोट्स के माध्यम से। अच्छा, जब भी आप निबंध लिखिए तो जीएस से डिफरेंट लिखा जाता है। जीएस अलग हो गया सेक्शन, एंड निबंध की जो समावेशन है उसको कहीं ना कहीं आप एकाग्र रूप में जब आप प्रेजेंट करते हैं तो इनफैक्ट वो चीज़ें दिखनी भी चाहिए। एंड शब्दों का जो चयन है और उसका जो प्रस्तुति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिर आप एक निबंध को एक अच्छा आयाम देते हैं और उसके प्रमुख घटकों को आप प्रस्तुत करते हुए चले जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अनुसार स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। तो मैंने यहाँ पे एक कोटेशन को पुट कर दिया मुंशी प्रेमचंद का, जो कि महिलाओं के कंटेक्स्ट में बात की गई है। उपरोक्त पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद महिलाओं के संदर्भ में संकलित करते हैं। प्रेमचंद महिलाओं के संदर्भ में पुरुषों की भांति सक्षमता पर बल प्रकट करते हैं। प्रेमचंद अपने कथा, उपन्यास आदि में महिलाओं के संदर्भ में सभी स्तरों पर दृष्टि पटल करते हैं। ओके, आप यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ, जैसे उनकी कृतियाँ सदगति हुआ, गोदान हुआ, जिसमें गोदान में धनिया का उल्लेख है, बड़े घर की बेटी आदि में महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात करते हैं। वस्तुतः महिलाओं की दशाओं पर अनेक टिप्पणियाँ प्रतिबिंबित है, जिसे विभिन्न काल के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो मैंने ये एक इंट्रो बना दिया पहला पेज पे। एंड अब सेकंड पेज पे देखेंगे तो अब डायरेक्ट हम यहाँ से चलेंगे, जो कि क्वेश्चन की जो प्रमुख डिमांड है, जैसे अतीत, मध्यकाल और औपनिवेशिक काल के संदर्भ में। तो आप जैसे अतीत के संदर्भ में क्या क्या लिखा जा सकता है वो चीज़ें आप थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ओके, जैसे मैंने लिखा, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति एवं उनके अधिकारों की महत्वपूर्ण थी। वैदिक काल में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था तथा महिलाएं विभिन्न स्तरों पर सक्रिय भूमिका में थी। जैसे वैदिक साहित्य में अपाला, गार्गी आदि महिलाएं थी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव
यहाँ पे कुछ महिलाओं का हमने यहाँ पे पुट कर दिया एग्जाम्पल्स। वैदिक काल के संदर्भ में दार्शनिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाएं सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व करती थी। वस्तुतः इससे प्रमाणित होता है कि उस समय महिलाओं को शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो मैंने ये अतीत के संदर्भ में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने पुट किया। ओके, एंड मध्यकाल के संदर्भ में आप देखेंगे तो मध्यकाल के संदर्भ में भी अगेन, जैसे मध्यकाल के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे इस काल में महिलाओं में स्वतंत्रता एवं अधिकार पर नियंत्रण बढ़ने लगा। जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी प्रथाएं थी, सती प्रथा, ये सब चीज़ें आपको मध्यकाल के संदर्भ में बहुत अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। तो मैंने यहाँ से शुरू किया। एंड अगेन अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देखेंगे, परंतु मध्यकाल के संदर्भ में कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण है जो उनके गुणों को भी दर्शाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, रजिया सुल्तान, रुद्रमा देवी। ओके, तो मैंने ये सारे, जैसे रानी पद्मावती का, तो मैंने ये सारे एग्जाम्पल पुट किए यहाँ पे। तो इससे भी काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में अपने साहस, कर्तव्य एवं संघर्ष से सिंहासन पर आसीन होती है एवं पुरुष की श्रेष्ठता को गलत सिद्ध करती है। वस्तुतः अपने कुशल नेतृत्व से अपनी उत्कृष्टता सिद्ध करती है, जो आगे आने वाली समयावधि में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंग्स को भी दर्शा दिया। एंड वही रानी पद्मावती की जौहर प्रथा ने भारतीय मध्यकालीन इतिहास को भावुक कर दिया। ऐसी कठिन समयावधि में भी ऐसी कुशल महिलाएं अपने संघर्षों को सहते हुए अपनी व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे महिलाओं के कंटेक्स्ट में भी, महिलाओं के संदर्भ में भी, खासकर मध्यकालीन के संदर्भ में यहाँ पे जैसे उनकी सशक्ति, उनकी साहस एवं उनके कर्तव्य को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ओके, एंड फाइनली हम आते हैं जो औपनिवेशिक काल है उसके संदर्भ में। जैसे आप यहाँ नीचे देखेंगे, औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सामाजिक स्तरों पर सुधार की स्थिति होती है। इस समय भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रनाडे आदि समाज सुधारक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, तो इन्होंने बहुत सारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो औपनिवेशिक काल के संदर्भ में यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बातों को यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण योगदान समर्पित किए गए। जैसे सती प्रथा उन्मूलन हुआ, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध हुआ आदि। तो राजा राम मोहन राय के कंटेक्स्ट में यहाँ पे कुछ प्रमुख बातें मैंने लिख दिया एंड वुड डिस्पैच से मैंने इसको जोड़ दिया। एंड फाइनली आपको इफ़ेक्टिव क्या बनाता है? इफ़ेक्टिव बनाता है ये, जैसे मैंने यहाँ पे जो पुट किया, जैसे इसके कंटेक्स्ट में मायने मैरीशील्ड ने क्या कहा था, शिक्षित स्त्री पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। तो अब मैंने यहाँ पे एक कोटेशन से इसको बेहतर आकर्षक बना दिया। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे फीडबैक में मुझे गुड भी मिला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वस्तुतः शिक्षा अर्जित करना महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी एक सभ्य एवं उन्नत राष्ट्र की अभिकल्पना की जा सकती है। जैसे सावित्रीबाई फूले एवं ज्योतिबा बाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा विस्तार को समझते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। जैसे बालिका विद्यालय 1854, शिक्षा व्यवस्था एक नई चेतना, बौद्धिकता, मौलिकता, सुदृढ़ता, अनुशासन एवं सामाजिक जिम्मेदारी को सृजित करता है। ऐसे में महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रावधान संवैधानिक मूल्यों में भी विद्यमान है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे उन चीज़ों को भी मैंने जिक्र कर दिया है। इसके अलावा वेलेंस्टाइन के अनुसार इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, जैसे सशक्तिकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति समुदाय की प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करती है। इसके संदर्भ में महिला के सशक्तिकरण को देखा जा सकता है। तो हमने एक पॉजिटिव आकर्षक थिंग्स और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ओके, एंड नेक्स्ट आप देखेंगे, जैसे महिला सशक्तिकरण के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसको भी मैंने यहाँ पे एक पैरा से, एक डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे साधनों की उपलब्धता, निर्णय में सहभागिता, हिंसात्मक
घटनाओं की कमी, बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा, विभेदीकरण की प्रवृत्तियों में कमी, आय में वृद्धि, गरिमा का संरक्षण एंड व्यक्तिगत स्तर पर क्षमताओं की पहचान। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से पिलर साबित होते हैं। तो यदि इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए तो इनफैक्ट महिलाओं की जो सशक्तिकरण है वो एक तरह से काफ़ी अग्रसर होगा एंड महिलाएं खुली यानी कि स्वतंत्र हो भी सकेंगी। जैसे आपने सुना ही होगा, जैसे आप यदि हिंदी साहित्य के संदर्भ में देखेंगे तो दिव्या एक आपको मिलेगा पढ़ने को, दिव्या, उसमें महिलाओं के कंटेक्स्ट में ये बातें की गई है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिला खुद से निर्णय ले सके, यानी कि महिलाओं की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि स्वयं के अधीन निर्णय, वो स्वयं से अपने निर्णय को वो सुनिश्चित कर सके। नेक्स्ट, वर्तमान संदर्भ में देखेंगे नारी शक्ति वंदना अधिनियम। अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जो कि रिसेंटली था, उसको मैंने पुट किया यहाँ पे। लोकसभा, राज्य विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभाओं के लिए 33% सीटों में भागीदारी। वस्तुतः लैंगिक समानता और समावेशिता बढ़ेगी, राइट। इसके अलावा मैंने यहाँ 2023 में चंद्रयान 3 मिशन में महिलाओं ने अपनी कुशलता का लोहा मनवाया। 100 से अधिक महिलाओं को अवसर मिला। तत्पश्चात उन्होंने अपनी नेतृत्व को प्रमाणित किया। अगेन मैंने यहाँ दिया कि मैरी कॉम की एक सुंदर पक्तियाँ स्मरण कराती है, जैसे किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमज़ोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। तो इससे ही आपके जो निबंध है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव बनते हैं। जैसे मैरी कॉम का एक पंक्ति है, किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमज़ोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। वस्तुतः विज्ञान, खेल जगत एवं अन्य प्रावधानों में भी महिलाएं अपनी क्षमताएं सिद्ध कर रही है, जैसे मनु भाकर द्वारा वर्ष 2024 में कांस्य पदक लाना। तो आप जब निबंध की सारांश को देखेंगे, जब निबंध के सार तत्वों को देखते हैं, तो निबंध प्राचीन से शुरू करते हुए अभी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो मैक्सिमम मल्टीपल जो डायमेंशन है वो इसमें इंक्लूड होते जा रहा है। इनफैक्ट उस चीज़ को आपको समझना है। एंड आप जब भी लिखें निबंध तो थोड़े से कंपोनेंट्स को एंड कंटेंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें। अगेन मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि वर्तमान व्यवस्था जो भविष्य को सुगम बनाएगा, यानी कि अगर अभी एक तरह से इन चीज़ों पे काम किया जाए तो खासकर वुमेन्स एम्पावरमेंट्स को लेकर काफ़ी ये जो है वो बेहतर एक तरह से होगा फ्यूचर के लिए। जैसे बहुत सारे योजनाएं, इनिशिएटिव्स चलते हैं, या फिर महिलाओं के कंटेक्स्ट में क्या क्या जजमेंट आया जुडिशरी का, इनफैक्ट वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे डालना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे पीएम मुद्रा योजना को लेकर, इसके अलावा पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप इंडिया, 3 तलाक। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या है जो वर्तमान व्यवस्था को भविष्य में एक तरह से देखेंगे तो वो सुगम बनाएगा। तो इन चीज़ों पे, इन कंपोनेंट्स पे यदि काम गवर्नमेंट कर रहा है तो आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण जो है वो एक तरह से बहुत ही अच्छी स्थिति में हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, एंड अगेन बात करें तो अब फाइनली हम आते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष देखेंगे आप, निष्कर्षता महिला सशक्तिकरण में अतीत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रभावी आकलन से समझा जा सकता है कि महिलाओं को जब भी निर्णय की स्वतंत्रता उद्भूत हुई है तब महिलाएं अपनी कुशलता का परिचय दी है। वस्तुतः सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक मूल्यों का समतामूलक बनाना अनिवार्य है तथा सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए, तभी महिला अपनी क्षमता एवं निर्धारण में सक्रिय भूमिका में प्रतिनिधित्व कर सकती है तथा महिलाओं की दशा में राष्ट्र की पहचान एवं उन्नत भी उत्कृष्ट होगी। ओके, तो ये मैंने अपना निष्कर्ष दिया है। इनफैक्ट आप यहाँ देखेंगे अगेन हमने यहाँ पे कॉफ़ी अन्नान के अनुसार यहाँ पे पुट कर दिया है, महिलाओं के सशक्तिकरण से ज़्यादा प्रभावी विकास कोई साधन नहीं। ये भी एक इफ़ेक्टिव, लास्ट में भी आप कोट्स को डाल सकते हैं तो ये काफ़ी इससे इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब कई मेरे फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि कोट्स इमीडिएट याद कैसे आता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कोट्स आपने पहले से अगर
उसकी एक समरी बनाया हुआ है, जैसे वैश्वीकरण पे हुआ या फिर ट्रूथ को लेकर हुआ, क्षेत्रवाद को लेकर हुआ, वुमेन्स एम्पावरमेंट्स को लेकर हुआ, एजुकेशन को लेकर हुआ, साहित्य को लेकर हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर हुआ। तो अलग अलग टॉपिक पे आप 4 या 5 कोट्स को आप एक जगह कर लेंगे इजी इजी, ओके, एंड आप उसको अप्लाइड करेंगे कि उसकी कहाँ आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कोट्स का समरीज अप्रॉक्सीमेट मेरे पास यानी कि 500 के आसपास होगी, बिकॉज मेरा खुद यूपीएससी में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय रहा है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिलता है। एंड आपको भी थोड़ी सी लेबर करनी होगी एंड आप इस तरह के कंपोनेंट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो कोटेशन बीच बीच में पढ़ रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो मुझे यहाँ पे 550 मार्क्स यहाँ पे मिला हुआ है। ओके, अगेन हम दूसरा देखते हैं ऐसे को। दूसरा ऐसे है यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा ऐसे है। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत नहीं, साथ ही वह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। ओके, तो ये ऐसे हैं जैसे अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, श्रीकांत वर्मा की प्रसिद्ध पंक्तियाँ है, चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। तो ये बहुत ही सुदृढ़ पंक्तियाँ है श्रीकांत वर्मा जी की, उससे मैंने यहाँ पे शुरू किया है। उपरोक्त पंक्तियाँ समाज की उद्बुद्धता को संदर्भित करता है। यदि समाज में ज्ञान केवल अर्जित करना लक्ष्य है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वर्मा की सुंदर कृतियाँ समाज की नकारात्मकता एवं स्वार्थ को पदार्पित करता है एवं कुछ नया निर्माण एवं सृजनशीलता पर दृष्टिपटल करता है। ऐसे समाज में बचने से अपनी कुशलता एवं कर्तव्य का ह्रास होता है। वही मिलनसार एकता की गांठ तथा सामूहिकता का नेतृत्व करता है, जिससे समाज में आप एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। परंतु केवल ज्ञान से नहीं बल्कि नैतिकता का होना भी अनिवार्य है। नैतिक मूल्यों के द्वारा सामाजिक क्रिया, सौहार्दता, अनुशासन, प्रेम, समन्वय एंड आप यहाँ देखेंगे आदि से समाज को एक बेहतर निर्माण की दिशा दे सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स फ्रेंड्स आपको इस तरह की प्रस्तुति, इस तरह के शब्दों का चयन इनफैक्ट करना होगा। और फ्रेंड्स यदि आप बिल्कुल ही फ्रेशर है तो आप किसी टॉपिक पे आप 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स या फिर 200 वर्ड्स आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज इनिशियल स्टेज में ये होगा कि आपको कंटेंट आएगा नहीं एंड आप फिर कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाएंगे। तो आप मेरी अगर व्यक्तिगत विचार जानना चाहेंगे तो आप किसी भी टॉपिक पे, जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट पे हमने 100 शब्द लिख दिया, 200 शब्द लिख दिया, और समझना है, पढ़ना है, क्योंकि आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट वो भी हमें बेहतर रूप में सीखना है। ओके, अगेन यहाँ पे देखेंगे आप निर्माण की दिशा दे सकते हैं। वस्तुतः नैतिक मूल्यों की समावेशिता बुद्ध की दर्शनों में भी संकलित है। अब यहाँ मैंने बुद्ध से कनेक्ट कर दिया। जैसे बुद्ध स्वयं कहते हैं, सत्य को ज़्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। आप समाज में सौहार्द है और आप कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु सामाजिक क्रिया एवं नैतिकता के बिना अधूरे हैं। यथार्थ बुद्ध के दर्शनों में सदैव सत्यता की बात प्रदत्त करता है, जिससे साहित्य एवं दर्शनों में भी देखा जा सकता है। साहित्य विभिन्न भाषा, लोक संस्कृति एवं परंपराओं का प्रतिनिधित्व भी करता है, जिससे साहित्य की जीवंतता सदैव श्रेष्ठ सिद्ध होती है। किसी कवि ने सत्य ही कहा है, साहित्य विभिन्न भाषा के लोगों की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगेन यहाँ पे इफेक्टिव मैंने बना दिया इसको यहाँ पे कोटेशन के थ्रू। ओके, एंड देखेंगे साहित्य का क्या क्या उद्देश्य है। तो साहित्य के उद्देश्य में शिक्षा हुआ, मनोरंजन हुआ, ओके, सामाजिक मनोरंजन, बहुत सारे कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स को पुट किया एंड अब यहाँ देखेंगे तो और भी चीज़ें आपको मिलेगा। जैसे साहित्य की अगर महत्ता की बात करें तो आप देखेंगे मैंने डायग्राम से यहाँ पे उसको दिखाया, जैसे सांस्कृतिक प्रतिबिंब, ज्ञान एवं शिक्षा, कल्पना एवं रचनात्मकता, इसके अलावा संचार एवं अभिव्यक्ति। ओके, फिर इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया थोड़े थोड़े शब्दों में। एंड फाइनली अगर देखा जाए तो फाइनली हम अब पहुँचते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष की बात करें, ओके,
आप यहाँ पे देखेंगे निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष आपका थोड़ा प्रभावी होना चाहिए। जैसे निष्कर्षतः साहित्य समाज में केवल ज्ञान अर्जित करना महत्व नहीं, बल्कि साहित्य में ज्ञान के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक संरचना परस्पर जुड़े रहते हैं, तभी समाज का निर्माण बेहतर रूपों में होता है। वस्तुतः नैतिक मूल्य का होना एवं पारस्परिक सामाजिक जुड़ाव ज्ञान की कुशलता ज्ञान की कौशल युक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। साहित्य रचनात्मक एवं अनुपमशीलता तभी बनता है जब नैतिक मूल्यों का सौहार्द बना रहे तथा यही साहित्य समाज को उन्नत भी बनाता है, जिससे राष्ट्र भी सभी रूपों में नवनिर्मित एवं वैश्विक पटल पर गौरवान्वित बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का मैंने यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है। 48 मार्क्स हालांकि यहाँ भी मुझे दिया गया है। तो अगेन मैं कहूँगा कि ये निबंध का मेरा एवल्यूएशन कॉपी है एडिटोरिया टेस्ट सीरीज़ का 17 बीपीएससी मेंस का, एंड आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिला होगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको उन चीज़ों पे काम करना होगा। और कंटेंट आप पहले कंटेंट को कहीं ना कहीं आप रखिए उसको, और बार बार उसको रिवीजन करते रहिए। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई विकल्प नहीं है। एंड आप थोड़ी सी शब्दों का चयन पे भी ज़रूर ध्यान दें। अगेन मैं ये कहूँगा कि व्हाट यू कैन डू टुडे जस्ट वेट व्हाट यू कैन डू टुडे मीन्स आप समझ ही गए होंगे। एंड मैं अगेन आपको बोलना चाहूँगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थिफ ऑफ टाइम। तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, एंड आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप भी कर सकते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स ये हुआ टाल मटोल। तो इनफैक्ट आपको टाल मटोल नहीं करना है और आज के काम को आज ही करना है। एंड मैंने आपको पहले ये स्टेटमेंट बोला था, व्हाट यू कैन डू टुडे, मतलब आज आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने आज क्या किया। तो ये चीज़ें जो है वो आपको सीखनी होगी। एंड आप भी इस तरह के निबंध को जरूर लिख पाएंगे, इससे बेहतर भी लिख सकते हैं। अलग अलग माइंडसेट होता है प्रत्येक कैंडिडेट्स का लिखने का। एंड आप जरूर चैनल को फॉलो कर लेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, एंड आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।